कैसे हो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक कोरियन मूवी है जिसका नाम है द फ्लू, जिसमें एक जानलेवा वायरस पूरे नॉर्थ कोरिया में फैल जाता है। इस मूवी में हमें हमारे देश से कुछ मिलते जुलते हालात दिखाए गए हैं जैसे कोरोना सेकंड वेव के दौरान देखा था। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शिपिंग कंटेनर दिखाया जाता है जो हांगकांग से नॉर्थ कोरिया के बुटान शहर में लाया गया है। इस कंटेनर को खोलते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। अब उस कंटेनर में एक भी आदमी जिंदा नहीं था और सारे लोग मारे गए थे। इन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर गए। तभी उस कंटेनर में उन्हें एक सर्वाइवर वहां मिलता है जो कि उस आदमी का पैर पकड़ लेता है और ये लोग उसे काफी मारने लगते हैं। इसका साथी इसे बोलता है कि इसे मार देते हैं, लेकिन इसका दूसरा साथी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है। वह सर्वाइवर को ट्रक के पीछे बिठा लेता है और उसकी मदद करने के लिए शहर की तरफ मोड़ देता है। ये अपने ट्रक को एक ग्रोसरी शॉप पे रोकता है और ट्रक का कुछ सामान लेने के लिए जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर वो सर्वाइवर उस ट्रक से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों जो उसे यहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश करता है किंतु वो उसे यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बू की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसे खांसी आना चालू हो गई है और उसे यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि उसे एक वायरस ने जकड़ लिया है और अब वो वायरस धीरे धीरे लोगों में फैलता जा रहा है। और इसके बाद हमें एक हादसे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत एक कार में फंसी हुई है और इसका नाम होता है डॉक्टर किम और इनकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है और इन्हें बचाने के लिए एक फायर फाइटर आता है जिसका नाम होता है जीकू। वो डॉक्टर किम को काफी होशियारी से वहाँ से निकाल लेता है और ऊपर आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं जीकू को डॉक्टर से पहली नजर वाला प्यार हो गया है, लेकिन किम को शायद वो पसंद नहीं होता है, इसलिए वो एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं दूसरे दिन किम जीकू को कॉल करके उसी जगह पर बुलाती है जहाँ पर उसके साथ वो हादसा हुआ था और उससे कहती है मेरा बैग नीचे रह गया है, उसे लेकर आओ। और दोस्तों जीकू उसकी बात को कैसे टाल सकता था और वो अपने एक और साथी की मदद से नीचे जाता है। जब वो बैग को ऊपर लेकर आता है तो उसके बैग से फोन रिंग हो रहा होता है और दोस्तों ये कॉल किम की बेटी का होता है जिसका नाम होता है मीरू। अब किम वहाँ से चली जाती है और जीकू के पास डॉक्टर किम का कोई अता पता नहीं होता है, इसलिए वो फैसला करता है मीरू की स्कूल जाएगा और उसको किम का बैग वापस दे देगा। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है, किम की शादी हो रखी है और इसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको काफी पहले छोड़ दिया था। इसके बाद जीकू मीरू के स्कूल पहुँचता है और मीरू काफी होशियार होती है। वो पहले तो जीकू से बात नहीं करती है और थोड़ी देर बाद वो बैग ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीकू कार से घर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं उसके साइड में खड़ी एक बस में एक आदमी काफी बीमार होता है। वो काफी खांस रहा होता है। इसका मतलब दोस्तों ये वायरस सब में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। फिर हम मीरू को देखते हैं जो घर में होती है और वहीं किम भी आती है। मीरू के हाथ में अपना बैग देखकर वो काफी खुश होती है और पूछती है ये तुम्हें कहाँ से मिला। मीरू बताती है ये जीकू नाम के एक अंकल ने उसे दिया है और यहाँ पर किम काफी खुश होती है और वो जीकू को मन ही मन में थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने अपने जान पे खेलकर उस बैग को वापस किया था। यहाँ पर किम और उसकी बेटी काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी किम को यहाँ पर हॉस्पिटल से फोन आता है और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं काफी बड़ी इमरजेंसी है, एक बहुत ही अजीब सा केस आया है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। और अब किम अपना फर्ज निभाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो अपनी मम्मी को फोन करती है और उन्हें बोलती है आप घर चले जाओ, मीरू के पास वो अकेली है। जब किम हॉस्पिटल पहुँचती है तो हर तरफ भगदड़ मची होती है और हम यहाँ देखते हैं कि वो पेशेंट कोई और नहीं जू होता है जो कि की का भाई था। उसकी पूरी बॉडी पर रेड रेसेज आ चुके हैं और उसके पास एक फोन मिलता है। जब डॉक्टर उस फोन को ओपन करते हैं तो उसमें मरे हुए लोगों की एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है और किम बाहर आती है और उसके भाई से पूछती है ये वीडियो तुमने कहाँ बनाई है, ये कंटेनर तुम्हें कहाँ मिला है। वो अपने भाई को देखना चाहता था और अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। वो सभी से लड़ाई करने लगता है और गुस्से में अपने भाई के पास जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है जू की मौत हो चुकी है और यह देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो अपने भाई को छूने लगता है और उसे वहाँ से हटाने के लिए काफी सारे डॉक्टर होते हैं और वो उन्हें भी छूने लगता है जिससे कि ये वायरस और फैल जाता है और किसी तरीके से ये लोग उसे कंट्रोल में ले लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं मीरू को सर्वाइवर मिलता है जो कि उस कंटेनर में अकेला बचा हुआ था। इस बच्चे का नाम होता है मोनसाई। मीरू उसे खाने के लिए कुछ खाना देती है और मोनसाई उसे बार बार बोल रहा था तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन मीरू उसके पास जा रही थी और अपना नाम बार बार उसे बता रही थी। तभी दोस्तों यहाँ मोनसाई काफी खांसने लगता है और उल्टी करने लगता है और मीरू के आसपास कोई नहीं होता है, इसलिए वो अपने जीगू अंकल को जल्दी से फोन करती है और उन्हें बुलाती है। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तब वो लोग देखते हैं मोनसाई यहाँ से जा चुका है। हमें बहुत ही बुरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हजारों लोग खांसने लगते हैं। तब में एक एक करके ये अनजान वायरस फैलने लग जाता है। फिर डॉक्टर और पुलिस की टीम उस कंटेनर को ढूंढ लेती है और वो उसे खोलते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों की लाश होती है और वो लोग उस एरिया को सैनिटाइज करते हैं और वो लोग इस कंटेनर को जला देते हैं ताकि ये वायरस यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और अब ये वायरस पूरे
पूरे साउथ कोरिया में फैल चुका था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मीरू अभी भी जोंग के साथ होती है। जोंग उससे उसकी मम्मी का नंबर मांगता है ताकि वो उसे लेने आ जाए, लेकिन मीरू उससे बोलती है मेरी मम्मी बिजी होती है, तब मैं उन्हें कॉल नहीं करती। इसके बाद दोनों एक मॉल में जाते हैं और कुछ खाने पीने लगते हैं, और वहाँ पर मीरू को नींद आने लगती है तो वो वहीं पर सो जाती है। जोंग उसे गोदी में उठाकर बाहर आ जाता है तो वो देखता है मॉल में अलग तरीके की भगदड़ मची हुई है। हर तरफ लोग खास रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। तभी जोंग की नजर एक लेडी पर पड़ती है जो कि सीढ़ियों पर होती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी जोंग मीरू को वहीं पर छोड़कर उस लेडी को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर केंटनर और जू के फोन की रिकॉर्डिंग देखती है। तभी उन्हें मोनसाई दिखता है। डॉक्टर सबको मोनसाई की फोटो दे देते हैं और बोलते हैं हमें जल्द से जल्द इसको ढूंढना होगा। डॉक्टर्स बताते हैं ये वायरस काफी जानलेवा है, इसका नाम है H5N1, और डॉक्टर बताते हैं 24 से 36 घंटों के भीतर इससे मौत हो जाती है और इसका पहला केस चाइना में आया था। डॉक्टर किम जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ के चीफ डॉक्टर्स अथॉरिटी और गवर्नमेंट के लोगों को बुलाते हैं और इस वायरस के बारे में बताते हैं और बोलते हैं हमने इसे नहीं रोका तो ये पूरे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में फैल जाएगा। लेकिन पॉलिटिशियन इनकी बात नहीं मानते और ये सब उन्हें मजाक लगता है। वो नहीं चाहते थे कि शहर को बंद किया जाए, लेकिन तभी वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं जहाँ पर दोस्तों इस वायरस की वजह से शहर तबाह होना चालू हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं एक पेट्रोल पंप में धमाका होता है। धमाके के बाद सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराना चालू कर देती हैं। सारे लोग गाड़ियों से बाहर आकर बेहोश होने लगते हैं। वो यह फैसला करते हैं कि वो इस शहर को इवैक्यूएट कर देंगे। वो इस शहर को छोड़कर सभी लोगों को दूसरे शहर ले जाएंगे। वो सारे लोग एयरलिफ्ट करना चालू कर देते हैं और इसमें डॉक्टर किम भी होती है। फिर धीरे धीरे करके सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन किम अभी भी वहीं होती है। वो अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ पर एक लास्ट फ्लाइट बची होती है। फिर वो अपनी बेटी को फोन लगाती है, लेकिन फोन जीगू उठाता है। वो उसे मॉल के हालात बताता है। वो बताता है कि यहाँ पर सारे लोग उल्टियाँ कर रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। किम यह सुनकर मॉल की तरफ भागती है। जब वो यहाँ पर पहुँचती है तब देखती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया है, इसलिए हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग खाने के पीछे सामान के ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आफत आने वाली है। यहाँ पर पहले तो किम को मीरू नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो मिल जाती है और फिर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और सबको अंदर रहने के लिए कहती है और किसी को भी यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है और मॉल को शटर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हर चीज को लॉक किया जा रहा होता है ताकि यह वायरस यहाँ से बाहर ना जा सके। लेकिन कुछ लोग भागते हुए शटर से बाहर आ जाते हैं और उसमें ये तीनों भी होते हैं। अब बाहर आने के बाद किम जोंग से बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लास्ट फ्लाइट बची हुई है। लेकिन जोंग मना करता है और कहता है मेरा काम है लोगों को बचाना और मैं अपना काम छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, और अपने साथी को बुलाता है और शटर में फंसे लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। यहाँ पर एक तरफ किम और मीरू कार से एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। वो दोनों चेकिंग करवाते हैं, लेकिन तभी मीरू खांस देती है और उसे एयरपोर्ट स्टाफ वाले देख लेते हैं और वो किम से बोलते हैं ये यहाँ से नहीं जा सकती। किम उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है और किम सबको बताती है कि इसे एक नॉर्मल कोल्ड है और ये रिकवर हो जाएगी, लेकिन वो लोग इसकी कोई बात नहीं मानते हैं और वो किम और मीरू को वहीं रोक लेते हैं। और यहाँ हमें ये पता चलता है ये वायरस H5N1 है, जो कि पहले बर्ड को हुआ था। बर्ड के कांटेक्ट में आने से अब ये वायरस इंसानों में भी फैलने लगा है और अब पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है और जो जहाँ पर है वहीं पर फंस जाता है, जैसे हमने इंडिया के हालात देखे थे। अब दोस्तों प्रेसिडेंट टीवी के जरिए सबको बताते हैं कि वो बहुत शर्मिंदा है कि वो बहुत सारे लोगों की जान नहीं बचा पाए और वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे बाकियों की जान बचाने में। इसके बाद हम साउथ कोरिया के मेयर और प्रेसिडेंट की एक मीटिंग करते हुए देखते हैं जिसमें सीनियर डॉक्टर्स भी होते हैं। तो मेयर उनको एक सुझाव देते हैं कि हमें इस शहर के लोगों को एक बड़ा सा कैंप बनाकर उसमें रखना चाहिए। तभी सीनियर डॉक्टर बोलते हैं अगर हमने यह किया तो जो इन्फेक्टेड नहीं है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अगर सारे लोग एक साथ रहेंगे तो जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको भी ये वायरस लग जाएगा और वो भी मारे जाएंगे। लेकिन दोस्तों डॉक्टर की बात कोई नहीं सुनता है और सारे लोग मेयर की बात मान लेते हैं। ओबियसली बात है दोस्तों, गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है। अब दोस्तों गवर्नमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट करती है कि हम सबको एक वायरस फैल गया है और सभी को एक कैंप में रखा जाएगा। ये न्यूज आने के बाद पूरे शहर में मिलिट्री फैल जाती है और हर जगह आर्मी वाले होते हैं और सबको उनके घर से निकाला जा रहा होता है और उस कैंप में डाला जा रहा था। हम देखते हैं WHO के हेड और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और मेयर और कुछ डॉक्टर्स मीटिंग करते हैं और डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत है और बोलते हैं जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है उन्हें भी ये वायरस पकड़
सकता है। तभी वॉइस प्रेसिडेंट उन्हें बोलते हैं कि हम यहाँ तुम्हारा अप्रूवल लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें यह बताओ अब आगे हम इस वायरस को कैसे रोक सकते हैं। तब डॉक्टर बोलते हैं हमें सभी का एक एक करके PCR टेस्ट कराना होगा और सबको, जो लोग स्कैम में हैं जिनकी रिपोर्ट 48 घंटे बाद आएगी, जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है, उन सबको अलग कर दिया जाएगा। तब तक इन सभी लोगों को 48 घंटों तक इसी कैंप में रहना होगा। अब इन सभी कामों के बीच में किम देखती है मीरू भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो इस बात को किसी को भी नहीं बताती है। तभी वहाँ जोंग आ जाता है और इसे इस बात का पता चल जाता है। वो बोलता है तुम्हें इसे अलग कर देना चाहिए, अगर तुम इसे अंदर ले गई तो इसकी वजह से और लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। किम नहीं मानती है और बोलती है मैं इसे अपने साथ रखूंगी, इसे हमेशा मास्क पहना कर रखूंगी जिससे कोई और इन्फेक्टेड ना हो सके। आखिरकार एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को अलग नहीं करती है, ये हम सभी जानते हैं। वो चाहती थी कि जितने भी दिन बचे हुए हैं उसकी बेटी के वो उसके साथ गुजारे। और फिर सुबह हो जाती है और यहाँ देखते हैं पूरा शहर रुक सा गया है, हर चीज अपनी जगह पर खड़ी है और सड़ रही है। और इधर आर्मी वाले मोनसाई को भी उसी कैंप में ढूंढ लेते हैं और जल्द से जल्द उसके लिए एक अलग कैंप बनाते हैं जिससे कि उसका टेस्ट कर सके। और इधर हम देखते हैं WHO की हेड और यूनाइटेड स्टेट की आर्मी अब साउथ कोरिया की गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर बनाती है और वो बोलती है कि एक भी आदमी या औरत इस कैंप से बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी यहाँ से बाहर आया तो दूसरे देश में भी यह वायरस फैल जाएगा। अब अगले दिन मीरू की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो बार बार बेहोश होने लगती है और अब इसकी बॉडी पर भी रेड रेशेज आने लगते हैं। और डॉक्टर किम बहुत कोशिश करती है उसे बचाने के लिए, वो गौर से प्रे करती है, लेकिन अभी तक दोस्तों इस वायरस की कोई भी दवा नहीं बनी थी। इधर मोनसाई का टेस्ट चल रहा होता है, तभी किम आती है और वो डॉक्टर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट होती है। तो वो सभी डॉक्टर्स मोनसाई का टेस्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसे यह वायरस होने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ और वो इससे रिकवर हो चुका है। मतलब मोनसाई का जो ब्लड है उससे वैक्सीन बनाई जा सकती है और लोगों को बचाया जा सकता है। यह सब जानने के बाद डॉक्टर वीडियो कॉल के जरिए सीनियर डॉक्टर की परमिशन मांगते हैं कि हम मोनसाई के ब्लड से सीरम बनाना चाहते हैं। यह सुनकर सीनियर डॉक्टर मान जाते हैं और परमिशन दे देते हैं और फिर ये लोग दोस्तों फाइनल सीरम बना लेते हैं। रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। ये सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है, एक उम्मीद जाग उठी है। लेकिन इस सीरम को सब में लगाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा और इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर किम एक सीरम चुरा लेती है और जैसे ही वो सीरम अपनी बेटी को लगाती है तभी वहाँ पर आर्मी और कुछ डॉक्टर आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। सभी लोग डॉक्टर किम पर बहुत चिल्लाते हैं और बोलते हैं तुमने इसे यहाँ क्यों रखा है, ये सब में वायरस फैला देगी। लेकिन हम देखते हैं किम अभी तक अपनी बेटी को ये वायरस लगा चुकी थी और वो इस टाइम बेहोश होती है। मीरू को बेहोश देखकर वो आर्मी वाले और डॉक्टर समझते हैं ये मर चुकी है, इसलिए आर्मी वाले उसे ले जाने लगते हैं और किम को भी बेहोश कर दिया जाता है। इधर जोंग कैंप के बाहर आता है और किम और मीरू को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक भयानक सा मंजर दिखता है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग मर चुके थे उन्हें उठाकर एक गड्ढे में डाला जा रहा था ताकि सभी लोगों को जलाया जा सके और इस वायरस को खत्म किया जा सके। जुंग भागकर उन बॉडीज के पास जाता है और मीरू को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है, जिससे परेशान होकर जुंग जोर जोर से मीरू मीरू चिल्लाने लगता है। फाइनली तभी दोस्तों उसकी नजर एक बॉडी पर पड़ती है जो कि मीरू की होती है। वो उसकी पन्नी हटाता है और उसे गले से लगा लेता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मीरू अभी भी जिंदा है। इधर किम को होश आता है और वो भी अपनी बेटी को ढूंढना चालू कर देती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद हम बहुत ही इमोशनल सा सीन देखते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वो वहाँ पर मिल जाती है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है। उस सोल्जर को पता होता है कि इस वायरस की अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है, इसलिए वो अपनी माँ को गले लगा लेता है क्योंकि उसकी माँ मरने वाली होती है। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग उसे दूर करने लगते हैं और मारने लगते हैं। ये देखकर उसकी माँ बोलती है प्लीज मेरे बेटे को मत मारो, प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। और इधर जुंग मीरू को लेकर भागने लगता है और एक आर्मी वाला उसे देख लेता है और उस पर फायरिंग करना चालू कर देता है। अब गोली की आवाज सुनकर काफी सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और वो सारे लोग आर्मी वालों को मारना चालू कर देते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर जोंग मीरू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। किम को याद आता है उसकी बेटी मीरू के पास एक वॉकी टॉकी है, उससे वो बार बार उसको मैसेज देने लगती है और इस वॉकी टॉकी से जोंग की आवाज आती है और वो किम को बताता है मीरू मेरे साथ है और वो बिल्कुल ठीक है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं मोनसाई को एक कार से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा होता है और उस कार में डॉक्टर किम भी होती है। वो लोग पार्किंग के रास्ते वहाँ से बाहर जाते हैं, तभी वहाँ पर एक झुंड आ जाता है और वो सभी लोग उनके
उनकी कार पर हमला कर देते हैं। कार से वो लोग मोनसाई को बाहर निकालते हैं और उसे चाकू से मारना चालू कर देते हैं। उनको लगता है कि इसकी वजह से उनके अपने लोगों की जान गई है, इसलिए वो सभी उसे मारना चालू कर देते हैं। तभी डॉक्टर लोग उसे बचा लेते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं लाखों की तादाद में लोग बाहर खड़े होते हैं जिनके हाथों में जानलेवा हथियार होते हैं। वहीं हम देखते हैं मोनसाई अब गुजर चुका है, उसकी जान जा चुकी है। दोस्तों, वही अकेला बचा हुआ था जिसके ब्लड से वैक्सीन बनाई जा सकती थी और अब इन लोगों की गलती की वजह से वो भी मर चुका है। तभी हम लोग देखते हैं हाईवे पर सभी लोगों के बीच में भिड़ंत होना स्टार्ट हो चुकी है। तभी आर्मी वाले सभी बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब ये चीज प्रेसिडेंट देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो पूछते हैं फायर करने का ऑर्डर किसने दिया। तभी वॉइस प्रेसिडेंट बोलते हैं ऑर्डर मैंने दिए हैं। और वॉइस प्रेसिडेंट बोलता है हमें सभी लोगों की जान बचानी होगी क्योंकि हमें बाकी लोगों की जान बचानी है, नहीं तो पूरा कोरिया शहर खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, इधर किम वीडियो कॉल के जरिए प्रेसिडेंट से बात करती है और कहती है उसकी बेटी मीरू भी रिकवर हो चुकी है और कहती है इसके ब्लड से भी वैक्सीन बनाई जा सकती है। ये सुनकर प्रेसिडेंट किम की बात मान जाते हैं और किम की बेटी को क्वारंटाइन से बाहर निकालने के आदेश देते हैं। तभी वहाँ पर WHO और अमेरिकन ऑफिसर्स होते हैं जो उनकी इस बात से एग्री नहीं करते हैं और वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर को डिक्लाइन कर देते हैं और बोलते हैं एक भी बंदा क्वारंटाइन से बाहर आया तो हम उस पर मिसाइल छोड़ देंगे और उन्हें गोलियों से उड़ा देंगे। तभी प्रेसिडेंट गुस्से में अमेरिकन से बोलते हैं अगर मेरे आदमियों को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी आर्मी से तुम्हारे सारे प्लेन को उड़ा दूंगा। लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट की बात नहीं मानते। तभी हम देखते हैं सभी लोगों के बीच में मीरू आगे आ जाती है और उसे किम देख लेती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भागने लगते हैं। तभी आर्मी वाले उन पर गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। एक गोली आकर किम के हाथ पर लगती है और तभी वहाँ पर जोंग भी भागकर आ जाता है और किम गोली की वजह से वहीं पर गिर जाती है। और दोस्तों, मीरू किम के आगे आ जाती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है मेरी मम्मी को गोली मत मारो, प्लीज यहाँ पर गोली मत मारो मेरी मम्मी को। दोस्तों, ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है। तभी झुंड में सभी लोग देखते हैं छोटी बच्ची खतरे में है और वो सभी लोग भागकर आते हैं और किम और मीरू को सभी लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। जब प्रेसिडेंट ये सब कुछ देखते हैं तो वो सारे ऑर्डर को खारिज कर देते हैं क्योंकि आर्मी उनके कंट्रोल में होती है, ना कि अमेरिकन के कंट्रोल में। वो आर्मी से बोलते हैं कोई भी आदमी गोली नहीं चलाएगा और इसके बाद वो फिर से अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वो कहते हैं हम जल्दी ही सीरम बना लेंगे और हमने आप लोगों के खाने और रहने का इंतजाम भी कर दिया है। और यह सब सुनकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग हथियार वगैरह वहीं पर छोड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं मीरू को एक एम्बुलेंस से वहाँ से ले जाने लगते हैं ताकि उसके खून से सीरम बनाया जा सके। जाते जाते जीगू मीरू से बोलता है कि तुम बीमार लोगों की मदद करोगी तो गॉड तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम घबराना मत। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद सब पहले की तरह सही हो जाता है। फिर किम जोंग मीरू फैमिली की तरह एक वेकेशन पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।